ओम तमस्य भैरव्य स्वाहा, अग्नि रक्षा स्वाहा। उस रात शमशान का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था। आसपास से डरावनी आवाजें आने लगी थीं। वो महिला आंखें बंद किए हुए लगातार डरावने मंत्र बोले जा रही थी। तभी उसके सामने रखी हुई उस लड़की की लाश उठ खड़ी होती है। इसके बाद क्या हुआ जानेगा आगे कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईष्ट को याद जरूर कर ले, क्योंकि क्या पता आपके आसपास भी कोई ऐसे ही मंत्र बोल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। गाइस, कहा जाता है तंत्र जगत में कई साधनाएं हैं, लेकिन इन साधनाओं में एक साधना ऐसी है जिसका नाम सुनते ही ये जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं या जो साधक हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। ये साधना जितनी कठिन है उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक और भयानक है। अगर इस साधना को करते हुए जरा सी भी गलती हो जाए तो उसका अंजाम इतना खौफनाक और भयानक होता है जिसकी कल्पना हम इंसान कर ही नहीं सकते। कहा जाता है कि इस साधना को करते हुए गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ शव साधना के बारे में। और किसी ने इस साधना को करते हुए बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उसके बाद मौत का ऐसा तांडव हुआ कि लोगों के दिलों में दहशत फैल गई थी। तो बने रहिए इस कहानी में मेरे साथ। और अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो ये चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लें। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए आज की कहानी का। समय था शाम के 6 बजे का। सर्दियों की ठंडी रात थी। रोजाना की तरह लोग अपने कामों में लगे हुए थे। स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी गली को जगमगा रही थी। सोमेश अपने लिविंग रूम में बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है, जिसे देखकर सोमेश की आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे वो इसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। सोमेश फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठाने पर उनको जो सूचना मिलती है उसे सुनकर उनकी आंखों में चमक और दिल में रोमांच भर जाता है। बाई प्रोफेशन सोमेश एक ऑथर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। वैसे तो सोमेश ने कई सारे पैरानॉर्मल केस और हॉन्टेड प्लेस को इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन आज जो इनको लीड मिली थी, ऐसा केस शायद ही उनकी पैरानॉर्मल जर्नी में पहली बार उनको मिला था। इस केस को लेकर सोमेश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और शायद वो अपनी लाइफ में ऐसा केस हैंडल करना भी चाहते थे। लाइक हम सभी चाहते हैं कि लाइफ में इस तरह का एक काम तो हमें करना ही करना है। उसी तरह सोमेश भी ये चाहते थे कि इस तरह का भी केस उनको मिले और आज भी उनकी जो विश थी वो पूरी होने जा रही थी। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ सोमेश के दिल में एक अजीब सा डर भी बैठता जा रहा था। और ये जो डर था उनके दिल और दिमाग पर चढ़ता ही जा रहा था, जो कि वो अपने इतने लंबे टाइम की जर्नी में आज पहली बार इसको फील कर रहे थे। सोमेश अपना बैग पैक करते हैं और अपना जो भी सामान होता है इन्वेस्टिगेशन का, सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट, उसे इकट्ठा करते हैं और बैग पैक करके निकल जाते हैं इस गांव की तरफ जिसका नाम है कासपट। और इस जर्नी में उनको लगभग 2 दिन का समय लगने वाला था। सोमेश जो हैं वो कोलकाता के रहने वाले हैं और यहाँ से जो गांव है कासपट, जो कि हिमाचल के रामपुर बुशेर रीजन में शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ पहुँचने के लिए इनको 2 दिन का समय तो लगना ही था। सोमेश फ्लाइट से सीधा पहले दिल्ली आते हैं और अगले दिन निकल पड़ते हैं कासपट गाँव की तरफ। दिल्ली से सीधा ये रामपुर बुशेर पहुँचते हैं और यहाँ से भी इनको लगभग अभी 7 से 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी कासपट गांव पहुंचने के लिए। और इस दूरी को तय करने के लिए इनको लगभग 3 घंटे का समय तो लगना ही था। जब ये कासपट पहुंचे तो शाम घिर चुकी थी, रात का अंधेरा होने ही वाला था। ये वहां जाकर एक होम स्टे बुक करते हैं और वहां कुछ देर आराम करने के बाद जब ये डिनर करने जाते हैं तो वहाँ का जो ओनर था, होम स्टे का जो ओनर था, उससे बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उससे इस केस के बारे में भी पूछते हैं। दरअसल मैं बताता चलूँ इस गांव में हुआ क्या था। कुछ टाइम पहले इस गांव में जो जवान लड़के थे उनकी रहस्यमय तरीके से मौत होती जा रही थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इसी केस को हैंडल करने के लिए, इसका जो रहस्य था उसको सुलझाने के लिए सोमेश इस गांव में आए थे।
शुरू में तो गांव वालों को इन मौतों का कारण जो था वो पता ही नहीं चला था क्या हो रहा है गांव में। लेकिन जब गांव वालों को इसकी सच्चाई पता लगी तो उन सभी में एक डर बैठ गया था। और वाकई में जो उसकी सच्चाई थी वो बहुत ही डरा देने वाली थी। इन होने वाली मौतों के पीछे का जो काला सच था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावना था। सोमेश होम स्टे के ओनर को बताते हैं कि मैं एक ऑथर हूँ और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और अपने आर्टिकल्स के लिए इस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। होम स्टे का जो ओनर है उनको कहता है कि देखो, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इस केस के बारे में, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपकी इसमें सहायता कर सकता है, क्योंकि वो इस केस का विक्टिम रह चुका है। उसने अपने जवान लड़के को खोया था। अगले दिन सोमेश उस व्यक्ति के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो उस इंसान के घर पहुंचते हैं तो अपना इंट्रो देते हैं कि मैं एक ऑथर हूं और अपने आर्टिकल्स के लिए कुछ छानबीन कर रहा हूं इस केस के बारे में। वो बड़े ही पेशेंटली अपने क्वेश्चन रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये मामला जो था, ये जो केस था, ये बड़ा ही सेंसिटिव केस था। किसी की भावनाएं जुड़ी हुई थी इस केस के साथ, किसी ने अपने को खोया था। वो व्यक्ति जिसका नाम पंकज चौहान था, जो इस केस का विक्टिम रह चुका था, बड़े ही उदास मन से सोमेश की सारी बातें सुनता है और फिर उसको बताना शुरू करता है कि ये बात आज से लगभग 8 या 10 साल पहले की है। इस गांव में एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। वो अपनी खूबसूरत जवान बेटी के साथ इस गांव में रहा करती थी। उस औरत का इस दुनिया में अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। उसके पति की मौत काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, जब उसकी लड़की शायद 8 या 10 साल की रही होगी। और उसके बाद जो उसके रिलेटिव्स वगैरह थे, उन्होंने उससे एक तरह से किनारा कर लिया था। कह सकते हो कि ये जो गांव वाले थे, यही उसका दूसरा परिवार था। गांव वाले ही उसके सुख दुख में या फिर जब भी कोई काम पड़ता था उसके काम आते थे। सोमेश बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसकी सारी बातें सुन रहा था और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट भी कर रहा था। आगे वो व्यक्ति कहता है कि वो औरत और उसकी बेटी जो हैं वो किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। घर में जो पालतू जानवर थे, गाय वगैरह, उनका दूध बेचकर या छोटे मोटे काम कर कर वो अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस औरत की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया। आप लोगों को बताता चलूँ, हिमाचल के लोग जो हैं वो बड़े ही मेहनती होते हैं और जो पहाड़ियों का रूटीन होता है, डेली लाइफस्टाइल होता है, वो काफ़ी संघर्ष से भरा होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सामान है, कुछ भी है, जो भी आपको चाहिए होता है आपको सर्वाइव करने के लिए, इतनी आसानी से नहीं मिलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ के लोग अपना सारा काम खुद ही करते हैं। और अगर हिमाचल से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उनको पता ही होगा कि जो हिमाचल के लोग हैं अपने जानवरों के लिए जो घास वगैरह लानी होती है वो खुद ही लेकर आते हैं जंगल से काट कर। और उस औरत की जो बेटी थी वो भी एक दिन क्या करती है, जंगल जाती है घास काटने के लिए। और जब वो घास लेकर वापस आ रही थी तो उसका पैर गलती से फिसल जाता है और वो नीचे जाकर खाई में गिरती है और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और जब इस औरत को इसकी सूचना मिलती है तो इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। वो पूरी तरह से गम में डूब चुकी थी, एक तरह से वो टूट ही चुकी थी। सभी गांव वाले उसके इस दुख में शामिल थे, सभी उसको कंसोल कर रहे थे, उसको समझा रहे थे और उसको ये भी बता रहे थे कि हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन उस समय उस औरत की एक हरकत से सभी गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। उस औरत ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। वो गम में इतनी ज़्यादा डूब चुकी थी कि अंतिम संस्कार ना करना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अनर्थ है, वो सब भूल चुकी थी। उसको यकीन था कि उसकी बेटी मरी नहीं है बल्कि वो वापस आ जाएगी। सभी गांव वाले उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, सब उसको तरह तरह से समझाते हैं, लेकिन उस औरत पर किसी की कोई बात का असर नहीं हो रहा था। आखिर गाँव वाले भी कब तक समझाते, वो लोग भी उसको समझा कर चले जाते हैं। इन्हीं सब के चलते वो कुछ तांत्रिकों से मिलती है, उनसे पूछती है कि मैं अपनी बेटी को वापस कैसे ला सकती हूँ। क्योंकि उसने कहीं सुना था कि एक ऐसी विधि है, एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा जो इंसान इस दुनिया से चले गए हैं उनको वापस लाना संभव है। जो भी तांत्रिक उसकी बात सुनता वो उसको सुनकर हैरान हो जाता और सभी उसको समझाते कि ये संभव नहीं है, जो एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता। और ये जो साधना है जिसके बारे में वो जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक और भयानक है और इसके जो परिणाम है वो कितने ज़्यादा भयानक है, सभी उसको समझाते हैं। लेकिन वो औरत तो मानो जैसे पागल हो चुकी थी अपने बेटी के प्यार में, गम में। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस लाना चाहती थी। जब वो औरत उन तांत्रिकों से बात कर रही थी तो एक तांत्रिक ऐसा भी था जो उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा था और लगातार उसको चुपचाप देखे जा रहा था।
उन सभी तांत्रिकों का जवाब सुनकर वो औरत बड़े उदास मन से वापस जाने लगती है कि तभी उसको अपने पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस साधना में। वो औरत एकदम चौंक कर पीछे पलट कर देखती है तो उसके सामने एक जवान तांत्रिक खड़ा था जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो तांत्रिक उसको कहता है कि तंत्र जगत में एक साधना है जिसे करने के बाद जो अपने इंसान चले गए इस दुनिया को छोड़कर उनको वापस लाना संभव है। ये सुनते ही उस औरत की आंखों में चमक आ जाती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है, जैसे मानो वो यही सुनना चाहती थी। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से पूछती है कि बाबा मुझे बताइए कौन सी साधना है, मैं करने को तैयार हूँ। उस औरत के सर पर एक जुनून सवार हो गया था। वो बड़ी ही निडरता के साथ कहती है कि बाबा मैं हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर एक साधना करने को तैयार हूँ, मुझे बताइए क्या करना होगा। तांत्रिक उसको आगे बताता है कि एक साधना है जिसे सब साधना कहा जाता है। इसके द्वारा संभव है कि अपने मरे हुए व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है, लेकिन ये साधना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगर इसमें जरा सी भी गलती हुई तो मौत पक्की है। वो महिला कहती है कि बाबा मैं हर साधना करने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। फिर वो तांत्रिक उस साधना की पूरी विधि बताता है, उसको क्या क्या सामग्री लगेगी वो सब बताता है। हम यहाँ पर जो उस तांत्रिक के द्वारा बताई गई विधि और जो सामग्री है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि अपनी नासमझी में बहुत गलतियाँ कर बैठते हैं। कभी वो ये वीडियो देखकर ये साधना शुरू ना करते हैं, इसलिए हम इसको छुपा के रखेंगे। आगे वो तांत्रिक उसको बताता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो कुछ समय तक उसकी जो आत्मा है उसके शरीर के आसपास ही रहती है, और उस टाइम पर अगर ये साधना पूरी विधि से और पूरी सावधानी से की जाए तो ये संभव है कि उस व्यक्ति की जो आत्मा है वापस से उसके शरीर में आ जाए। लेकिन वो तांत्रिक उसको एक चेतावनी भी देता है। वो बताता है कि ये साधना बड़ी ही सावधानी से करनी होगी, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस साधना को रोकने के लिए काली शक्तियाँ जो हैं वो बहुत ही भयानक रूप में आएंगी और आपकी साधना को भंग करेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये जो शक्तियाँ हैं एक बहुत ही भयानक मौत दे देती हैं। लेकिन वो औरत पूरी तरह से मन बना चुकी थी। वो पूरी विधि जानती है उस तांत्रिक से, और उसी रात अपनी बेटी के शव को लेकर शमशान पहुंचती है। तांत्रिक द्वारा बताई गई सभी सामग्री इकट्ठा करती है, जिस तरह से वो विधि विधान करने थे, जो चिन्ह बनाने थे, जो भी सामान रखना था वो सब करती है। लेकिन कहीं ना कहीं शमशान के इस माहौल को देखकर उसके दिल में कहीं ना कहीं डर तो था, क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे काम करने के लिए। गाइस आप खुद ही इमेजिन करिए, अगर आप एक किसी ऐसी जगह पर हैं जो एकदम सुनसान है, वो भी शमशान के अंदर, तो आपकी क्या हालत होगी। खैर उसकी ये साधना 11 दिन चलने वाली थी। वो आधी रात से अपनी साधना शुरू कर देती है। अब उसका डेली का रूटीन यही हो गया था कि वो शमशान जाती अपनी बेटी के शव को लेकर, और जो भी विधि विधान थे उनको करती और साधना शुरू कर देती थी। लेकिन कहते हैं ना, आप इस तरह के जो भी काम करते हो कितने भी छुपाओ लेकिन वो छुपते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं गांव वालों को भी इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसको जाकर रोके, उसको समझाए। और एक रात जब वो ये साधना कर रही थी तो उसको एहसास होता है कि आज शमशान का जो माहौल है वो एकदम अलग है। हवा एकदम शांत थी, चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है। इस सन्नाटे में उसको ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके आसपास घूम रही हैं, उसको देख रही हैं। आज उसके दिल में साधना करते हुए एक अलग ही डर महसूस हो रहा था। और जब वो ये साधना कर रही थी तो बीच में उसको किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और वो गुर्रा रहा है। उसको ऐसा फील होता है कि कोई उसके आसपास चहलकदमी कर रहा है। वो डरते हुए अपने आसपास चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता है। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसको ऐसा लगने लगा था कि शायद उसको ये साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी उसको उस तांत्रिक की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि ये जो काली शक्तियाँ हैं आपकी साधना को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, आपको डराएंगी, लेकिन आपको बिना डरे ये साधना जारी रखनी है। और अब वो जब भी साधना करने जाती उसको डेली इसी तरह का एहसास होता था, लाइक कोई आसपास भाग रहा हो, डरावनी तरीके से गुनगुना रहा हो, विस्पर कर रहा हो, और कभी कभी तो चीखने की डरावनी आवाज़ आती। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा डरावना अनुभव होने वाला था जिसने उसको झकझोर कर रख दिया था। जब वो साधना कर रही थी तब उसको एक आवाज़ आती है कि, और ये आवाज़ सुनकर वो चौंक कर आँख खोलती है और चारों तरफ देखने लगती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये आवाज़ उसकी बेटी की थी और वो कह रही थी कि माँ मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनते ही वो औरत बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और एक तरह से अपनी साधना छोड़ने वाली ही थी कि तभी उसको याद आता है कि
अभी तो मेरी साधना पूरी नहीं हुई है, ये पक्का कोई काली शक्ति होगी। और वो फिर से साधना में लग जाती है। तभी उसको एक डरावनी से गुर्राने की आवाज़ आती है, बंद कर अपनी ये साधना, वरना तुझे अभी मारकर तेरा सारा खून पी जाऊंगी। ये वो पॉइंट था जब ये महिला बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो डर से थर थर काँपने लगती है। और इस टाइम शमशान का जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया था। तेज हवाएं चलने लगी थी और चारों तरफ से डरावनी आवाज़ें आने लगी। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। शायद ही कोई इस मंजर को बर्दाश्त कर पाए। लेकिन बेटी के प्यार में पागल वो महिला फिर से अपनी साधना में लग जाती है। वो तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसकी बेटी की जो बॉडी है उसमें एक हलचल हुई है। और उसकी एक आवाज़ आई, माँ। उस औरत ने धीरे से आंख खोल कर देखा तो उसकी बेटी के हाथ में हलचल होती है। वो अपना हाथ हिलाती है। फिर उसकी बेटी धीरे से आंख खोल कर उठकर बैठ जाती है और उस औरत की तरफ देखकर बोलती है, माँ। और ये वो पल था जब उस औरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसको यकीन हो गया था कि उसकी बेटी वापस आ चुकी है। लेकिन जब वो अपनी बेटी को गले लगा रही थी उसको एहसास होता है कि उसकी बेटी जो है एकदम ठंडी पड़ी है, किसी बेजान मुर्दे की तरह। और उसके हाव भाव भी किसी ज़ॉम्बी की तरह थे। लाइक वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन इस टाइम पर वो महिला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और इन्हीं सब के चलते वो ये भूल चुकी थी कि आज उसकी साधना का 10वां दिन है और अभी उसकी ये साधना पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये साधना 11 दिन की थी। वो और जल्दी से अपनी बेटी को घर ले जाती है। लेकिन उसकी ये जो बेटी थी वो किसी पुतले की तरह रिएक्ट करती थी, बहुत ही कम वर्ड बोला करती थी। और जिस एक पोजीशन में बैठी है तो लगातार उसी पोजीशन में बैठे बैठे घंटों तक एक ही तरफ देखती रहती थी बिना पल के झपकाए। कई बार उस औरत को एहसास होता है कि ये जो लड़की है ये उसकी बेटी है ही नहीं, बल्कि कोई और है इसके अंदर। लेकिन हर बार वो औरत अपने आप को ये बोलकर तसल्ली दे देती थी कि उसकी बेटी इतने बड़े हादसे से वापस आई है तो नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन उसकी वो बेटी अब सिर्फ खाने में नॉनवेज ही मांगती थी। वो महिला डेली उसके लिए नॉनवेज लाने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो देखती उसकी जो बेटी है किसी छोटे मोटे जानवर को पकड़कर मार डालती थी, उसका खून पी जाती थी और किसी जानवर की तरह उसको कच्चा खा जाती थी। और ये सारी चीज़ें देखकर वो महिला बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उसको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। एक रात जब वो महिला सो रही थी तो उसको एक डरावना एहसास होता है। उसको कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो अपनी आँख खोल कर देखती है तो ऊपर सीलिंग फैन पर उसकी बेटी उल्टा लटक कर उसको बड़ी ही क्रीपी तरीके से घूर रही थी और एक स्माइल दे रही थी। और इस टाइम किसी भी एंगल से वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक शक्ति लग रही थी। यह नज़ारा देखकर वो डर कर घर से भाग जाती है। अब उसको अपने घर में रहने से भी डर लगने लगा था। वो अब भी इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जिसके साथ वो रह रही है वो उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई भयानक शक्ति है। अक्सर उसके घर से सड़े हुए मांस की बदबू आती। कभी कभी तो उसकी जो बेटी है वो कीड़े मकोड़े खा जाया करती थी। कुछ गांव वालों ने नोटिस किया था कि इस औरत के घर से उसकी और उसकी बेटी की आवाज़ आती है, उनकी बातें करने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाया करते थे कि ये कैसे पॉसिबल है। और धीरे धीरे इस लड़की की हरकतें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। इवन उस औरत ने नोटिस भी किया था कि जो उसकी लड़की है इसकी रोशनी में कोई परछाई नहीं बनती है, जैसा कि कोई रोशनी में खड़ा होता है या फिर धूप में खड़ा होता है तब। और अब अक्सर वो रात को अपने पूरे भयानक रूप में आ जाती थी। चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट, लंबे खुले बाल, उसकी वो डरावनी आंखें उस औरत को डरा दिया करती थी। इस पॉइंट पर उस महिला को यकीन हो गया था कि ये उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अब वो भयानक शक्ति उस औरत से डिमांड करने लगी थी जवान लड़कों की, जिनकी वो बलि देकर उनका खून पीने वाली थी। एक्चुअली उस भयानक शक्ति ने उसकी बेटी के शरीर में आकर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और फिर उस औरत पर काबू पाने लगी और अपनी इच्छाएं पूरी करवाने लगी। वो औरत समझ गई थी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो फिर से उसी तांत्रिक से मिलती है जिसने उसको साधना के बारे में बताया था। वो उसको सारी बातें डिटेल से बताती है कि साधना के दौरान उसके साथ क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। लेकिन ये सुनते ही उस तांत्रिक का चेहरा पीला पड़ जाता है। डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तांत्रिक बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाता है। उस तांत्रिक को आभास हो गया था कि ये कितनी शक्तिशाली और भयानक शक्ति है, लेकिन अब जो होने वाला था वो किसी का भी गला सुखा दे। वो औरत उस तांत्रिक से मिलने के बाद जब वापस अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसकी जो बेटी है वो घर के बाहर ही खड़ी है, लेकिन
अभी जो उसका रूप था बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना था। वो कुर्राते हुए उसकी तरफ देखती है। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा डरावना होता जा रहा था। उसकी जीभ लटक कर नाभि तक आ रही थी। वो किसी पिशाचिनी से कम नहीं लग रही थी। उसका ये भयानक रूप देखकर उस औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका गला सूख चुका था। वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उस एंटिटी ने उसके हाथ पैर बुरी तरह से मोड़ दिए और एक झटके से उसके गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और एक दर्दनाक चीख उसके घर से गूंज उठती है। जब लोगों ने उसके घर जाकर देखा तो वो औरत मरी पड़ी थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, उसकी आंखें फटी पड़ी थीं, जैसे कि उसने बहुत ही भयानक मंजर देखा हो अपनी मौत से पहले। लेकिन इसके बाद से गांव में एक डर का माहौल बन गया था। ये जो एंटिटी थी, इसने जंगल में जाकर रात के अंधेरे में उस जंगल से गुजरने वाले जवान लड़कों पर हमला शुरू कर दिया था। पहले वो उन लड़कों को बड़े ही सुंदर रूप में मिलती थी, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती थी, उनको अपने जाल में फंसाकर उनको एक दर्दनाक मौत देती थी, उनका सारा खून पी जाती थी। जब ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ा तो गांव वालों ने सिद्ध तांत्रिक और बाबाओं से मिलना शुरू कर दिया। उनमें से जो अधिकतर बाबा या तांत्रिक थे, वो सुनते ही अपने हाथ खड़ा कर दिया करते थे, क्योंकि उनको आभास हो जाता था कि ये बहुत ही शक्तिशाली कोई शक्ति है जो उनके बस की बात नहीं है। उन्हीं में से कुछ बाबाओं ने उन गांव वालों को बताया कि एक बाबा हैं जो कि बहुत ही सिद्ध हैं, बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, शायद वो ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब ये गांव वाले उन बाबा के पास पहुँचे और सारी बात बताई तो उन बाबा ने अपनी सिद्धियों से पता लगाया और उन गाँव वालों को बताया कि दरअसल में उस औरत ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक साधना की थी और वो साधना थी शव साधना। लेकिन इस साधना से उसकी बेटी तो वापस नहीं आई, बल्कि शमशान की एक शक्तिशाली डाकनी उसके शरीर में आ गई। मरकर किसी इंसान का वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, बल्कि जो साधना उस औरत को बताई गई थी वो गलत थी। इसे करने से कोई मृत व्यक्ति वापस नहीं आता, बल्कि कोई शैतानी शक्ति उस मरे हुए शरीर पर कब्जा कर लेती है। ये सुनकर सभी गांव वाले डरकर सहम गए थे। मतलब उनके गांव पर किसी डाकनी की काली नज़र पड़ गई थी। बाबा ने इसका एक ही इलाज बताया, उसी शमशान में जाकर एक अनुष्ठान करना पड़ेगा और उस डाकनी को विवश किया जाएगा उस शमशान में आने के लिए। जैसे ही उसकी शक्ति कम होगी वो उस लड़की के जिस्म को छोड़ देगी, तभी उस लड़की के जिस्म का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जिस रात ये अनुष्ठान किया जा रहा था उसी समय शमशान में एक डरावनी शक्ति का एहसास होता है। आसपास का माहौल काफ़ी डरावना हो चुका था। आसपास के पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। हर कोई महसूस कर पा रहा था कि कोई भयानक शक्ति इस अनुष्ठान को रोकना चाहती है। लेकिन बाबा इस अनुष्ठान को करते रहते हैं। तभी एक डरावनी कुर्राने की आवाज़ आती है। वही लड़की जो उस औरत की बेटी थी वो शमशान में आती है, लेकिन वो किसी तरह से एक इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो रखी थी। चेहरा ऐसा था कि किसी मुर्दे का मांस सड़ गया हो। वो अचानक वहाँ आकर लोगों पर हमला करने लगती है, लेकिन बाबा के द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान की वजह से उसकी शक्ति कम होती जा रही थी और एक पॉइंट पर आकर वो लड़की धड़ाम से फर्श पर गिरती है, जैसे उसका बेजान शरीर फर्श पर पड़ा हो। पूरे शमशान में एक गंदी बदबू फैल जाती है। तांत्रिक बाबा कहते हैं इस लड़की का जल्दी से अंतिम संस्कार करो। वहाँ मौजूद पंडित जी लड़की का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं और इधर बाबा उस डाकनी को उसी शमशान में बांध देते हैं। इस तरह से वो गांव डाकनी के आतंक से आज़ाद होता है। ये सारी बातें सुनते हुए सोमेश का चेहरा डर और हैरानी से भरा हुआ था। जब अगले दिन सोमेश उस औरत के घर जाते हैं और वहाँ अपना पहला कदम रखते हैं तो वहाँ उनके एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। इवन जब वो वहाँ जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जो उनके इन्वेस्टिगेशन के गैजेट्स हैं उन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन मिलते हैं कि वहाँ पर कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अपनी इन्वेस्टिगेशन को बीच में छोड़कर सोमेश वापस अपने होम टाउन चले आते हैं, एक भयानक और डरावना अनुभव लेकर। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब बाबा ने उस डाकनी को शमशान में बांध दिया था तो उस घर में सोमेश को किस नकारात्मक शक्ति का आभास हुआ था? क्या वो डाकनी अभी भी उस घर में मौजूद थी, या फिर ये उस औरत की आत्मा थी, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा भयानक मौत हुई थी उस घर में? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्ची और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।